हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मोहित तिवारी। दिस इज द सेकेंड वीडियो ऑफ पॉलिटी। सेकेंड वीडियो है ये। पहली वीडियो में मैंने कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में थोड़ी सी बात की थी कि कॉन्स्टिट्यूशन हमने कहाँ से लिया है, ठीक है, और कितने आर्टिकल्स हैं वो बात की हमने, पार्ट की बात की और कुछ डेट्स के बारे में बात की कि किस डेट को हमने क्या किया, ठीक है। आप समझ गए होंगे। 24 जनवरी मैं यहाँ तक आया था उस डेट में कि 24 जनवरी 1950 को हमने दो चीजें बताई थी मैंने आपको यहाँ से कि उस दिन हमारा क्या हुआ था कि कंस्टिट्यूएंट असेंबली के सारे लोगों ने संविधान पर साइन कर दिया था। उसके बाद हमने अपना जो नेशनल एंथम है उसे अडॉप्ट कर लिया था और उसके बाद जब ये दोनों चीजें हो गई तब 26 जनवरी 1950 में हमने कॉन्स्टिट्यूशन को लागू कर दिया था, संविधान को लागू कर दिया था। आज हम बात करेंगे फंडामेंटल राइट्स के बारे में। फंडामेंटल राइट्स बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं बता दूं फंडामेंटल राइट्स का जो सर आर्टिकल है, वो जो आर्टिकल है सर, वो आर्टिकल है 12 से 35, ठीक है। फंडामेंटल राइट का जो आर्टिकल है सर वो 12 से लेकर 35 तक है। तो सबसे पहले हम यहां बात करेंगे राइट टू इक्वालिटी, ठीक है ना, राइट टू इक्वालिटी, ठीक है सर। दो टर्म आते हैं यहां से, बड़े खूबसूरत टर्म है। पहला एक टर्म है इक्वालिटी और दूसरा टर्म है सर इक्विटी। शायद आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस ना पता हो, इसलिए मैं क्लियर कर देता हूं सर। इक्वालिटी और इक्विटी में देखा जाए तो सर इक्विटी इज अ बिग टर्म, बहुत जस्टिफाइड टर्म है वो। इक्वालिटी जस्टिफाइड टर्म नहीं है सर। मतलब क्या होता है इक्विटी का, बड़ा एक सुंदर सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए इक्वालिटी का मतलब तो आपको पता है। मान लीजिए हमारे पास 100 रुपए थे तो हमने 50-50 करके दोनों लोग को दे दिए। इक्विटी का मतलब सिर्फ बता रहा हूं मैं आपको। जैसे मान लीजिए कि ये दीवार है, अब इस दीवार के पीछे हमें देखना है, ठीक है। तो अगर मान लीजिए मैं ये दीवार को मैं सेम अगर बॉक्सेस बना दूं और एक लड़का हमारा है, उसकी हाइट बहुत लंबी है, एक की हाइट छोटी है, एक की हाइट बहुत छोटी है, ठीक है। तो मान लीजिए ये भी देख पा रहा है, ये भी देख पा रहा है, पर ये नहीं देख पा रहा है, ठीक है। ये दीवार के उस पार देख पा रहा है, ये दीवार के उस पार देख पा रहा है, ये तो पहुंच गया, पर ये नहीं देख पा रहा है। ये सर इक्वालिटी का कॉन्सेप्ट है। इक्विटी क्या कहती है सर कि जिसकी हाइट बड़ी है उसको छोटा बॉक्स दे दो, जिसकी और थोड़ी ठीक है उसको ये वाला दे दो, और जिसकी हाइट सबसे कम है उसको ये दे दो। सर दिस इज द बेस्ट वे दैट आई कैन एक्सप्लेन यू द कॉन्सेप्ट ऑफ इक्विटी। बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट सर। अब मैं आगे बात करता हूं। ये आ गया, मुझे याद तो मैं बता दिया मैंने। तो राइट टू इक्वालिटी सर क्या है कि हमें इक्वालिटी देनी है, ठीक है। अब इक्वालिटी के मामले में सर, ठीक है, अब इक्वालिटी के बारे में सबसे पहले हम आर्टिकल बात करते हैं, आर्टिकल 14 की। आर्टिकल 14 सर, आर्टिकल 14 क्या कहता है? आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि नियम से पहले हमारी आती है समानता। इक्वालिटी का मतलब होता है क्या सर? समानता। तो नियम से पहले हमारी आती है इक्वालिटी। तो यहां से हम बात करेंगे क्या? इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल क्या कहता है सर? इक्वालिटी बिफोर लॉ, यानी कि कॉन्स्टिट्यूशन तो है सर, संविधान तो है, लेकिन संविधान से पहले क्या है? इक्वालिटी, बराबरी, बराबरी का दर्जा देना सर। तो इक्वालिटी बिफोर लॉ का कॉन्सेप्ट आया सर आर्टिकल 14 से। आर्टिकल क्या है सर? नियम है सर। इक्वालिटी बिफोर लॉ आया कॉन्सेप्ट कहां से सर? 14 से, ठीक है। अब हम बात करते हैं सर आर्टिकल 15। याद नहीं करना सर कुछ, आपको बस आपको सिर्फ सुनना है, समझना है। आर्टिकल 15, आर्टिकल जब सब 15 की बात करते हैं, 15 का मतलब सर 5, 15 का मतलब 5। और ये जो सारा चीज चल रहा है ये अभी चल रहा है कहां? राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत, राइट टू इक्वालिटी के अंतर्गत। आर्टिकल 15 मतलब 15 मतलब 5। तो इसमें 5 चीजें आएंगी जिसके बिहार पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, भेदभाव नहीं करना है। तो सर आर्टिकल 15 कहता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। प्रोहिबिशन मतलब रोकना। सो प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ 5 चीजें। किस चीज के बारे में? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स एंड प्लेस ऑफ बर्थ। यानी कि रेस के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, क्रीड के बिहाफ पे, बर्थ के बिहाफ पे, ठीक है, और सेक्स के बिहाफ पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना। तो ये आर्टिकल कहता है सर 5 चीजों के बारे में बात करता है। याद रखिए सर, आर्टिकल 14 राइट टू इक्वालिटी, इक्वालिटी बिफोर लॉ। आर्टिकल 15 कहता है सर
क्या कहता है? प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी कि हमें प्रोहिबिट करना है, प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन करना है किस बिहाफ पे? रेस के बिहाफ पे, कास्ट के बिहाफ पे, क्रीड के बिहाफ पे, सेक्स के बिहाफ पे और प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे। मैं बिल्कुल डिटेल में नहीं जाऊंगा, पर मैं आपको एक जनरल एक मैं जिस्ट दूंगा ताकि आपको एक ओवरव्यू तैयार हो जाए आपका, ठीक है ना? एक आपका एक अच्छा सा एक ओवरव्यू बन जाए कि ये है क्या चीज का। आर्टिकल 15 मतलब पांच चीजों के बारे में बात कर रहा है। प्रोहिबिशन सर, हिंदी मीडियम स्टूडेंट कोई दिक्कत नहीं है, सिर्फ आप वर्ड को मैंने पकड़ ले, मैं सारे वर्ड का मतलब बता रहा हूँ। प्रोहिबिशन मतलब मना करना, प्रोहिबिट करना, लिखा रहता है सर। आप कभी होटल में जाए सर, होटल में लिखा रहता है सर, पब्लिक प्लेसेस पे प्रोहिबिट स्मोकिंग इज प्रोहिबिट है। प्रोहिबिट मतलब सर रोकना, बार डिबार कर्व। प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन यानी कि डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव, डिस्क्रिमिनेशन मतलब भेदभाव नहीं करना है, उसको रोकना है। किस लिए? रेस के बिहाफ पर, रेस मतलब सर नस्ल, कास्ट के बिहाफ पर, जाति के बिहाफ पर, क्रीड, जाति और धर्म, कास्ट एंड क्रीड बोलते हैं सर, सेक्स के बिहाफ पे और प्लेस ऑफ बर्थ। सर रेस समझ गए होंगे आप, पूरी नस्ल की बात की मैंने, कास्ट समझ गए होंगे, जाति, ठीक है। मान लीजिए आप ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र में आपने डिवीजन कर दिया, मान लीजिए, मतलब बहुत गंदा सिस्टम है, लेकिन फिर भी वर्ण व्यवस्था चली आ रही है, हम क्या ही कहें उसके बारे में। तो रेस, कास्ट, क्रीड और सेक्स, सेक्स का मतलब सर क्या हुआ? सर देखिए सर, दो टर्म है, बड़े प्यारे टर्म है। एक सर सेक्स टर्म है और एक सर है जेंडर। सर सेक्स इज अ बायोलॉजिकल थिंग, सेक्स इज अ बायोलॉजिकल थिंग, यानी कि ये जो है ये बायोलॉजिकल, बायोलॉजिकल मतलब नेचुरल आप कह सकते हैं, ठीक है। यहां पर सेक्स का जो मतलब है वो इससे नहीं आता सर, सेक्स का मतलब आता है सर जेंडर से। सर जेंडर सोसाइटी ने बनाया है, बायोलॉजी हमारी है, ध्यान से समझिएगा। जेंडर जो है वो सोसाइटी ने बनाया है। दिस इज एक स्टेटमेंट आता है सर, जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट। जेंडर क्या है सर? सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो जेंडर हमारा क्या है सर? सोशल कंस्ट्रक्ट है। और जो सेक्स है वो बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट है या नेचुरल कंस्ट्रक्ट है सर। तो जेंडर हमारा सोशल कंस्ट्रक्ट है। तो अब जेंडर में सर क्या आ गया? जेंडर में सर बहुत से आ गए, जैसे हमारी बात की मैंने सर, मेल आ गया, फीमेल आ गया सर, ठीक है सर। मेल हमारी आ गया, फीमेल आ गया, दो जेंडर ये हो गए। अब मैं एक बोल देते सर, थर्ड जेंडर बोल देते हैं सर, थर्ड जेंडर। सर इसका मतलब नहीं पता होता लोगों को। थर्ड जेंडर में सर बहुत सारी चीजें आती है, पूरी कम्युनिटी आती है, एलजीबीटी कम्युनिटी। एलजीबीटी कम्युनिटी सर, एलजीबीटी कम्युनिटी जो होती है इसी को ही थर्ड जेंडर कहते हैं। और इसमें बड़ा डिफरेंशिएशन होता है, वो किसी नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कहेंगे तो बता दूंगा। एलजीबीटी का मतलब क्या होता है सर? एल फॉर लेस्बियन, एल फॉर लेस्बियन, जी फॉर गे, बी फॉर बाइसेक्सुअल और टी फॉर ट्रांसजेंडर। सर कहने का मतलब क्या है? इन पांच चीजों के बिहाफ पे हमें क्या नहीं करना सर? इन पांच चीजों पर हमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना सर, उससे रोकना है। और मेल यानी कोई मेल है तो आपको उसको डिस्करेज नहीं करना कि भाई तुम खाना नहीं बना सकते। सब जितने होटल्स हैं सारे में मेल खाना बना रहे हैं। फीमेल, आप किसी को डिस्करेज नहीं कर सकते फीमेल को, या किसी को ऐसे डांट नहीं सकते कि आप फीमेल है तो आप अच्छा दौड़ नहीं सकती, आप फीमेल है तो आप किसी मल्टीनेशनल एमएनसी मल्टीनेशनल कंपनी में काम नहीं कर सकते। सर जितनी भी सीईओ हैं वो देखिए सर सब फीमेल्स हैं। तो मेल फीमेल तो ये हो गया, प्लस आप किसी भी थर्ड पर्सन को, थर्ड मतलब कौन कौन से आ गया? लेस्बियन आ गया, गे आ गया, बाइसेक्सुअल और ट्रांसजेंडर, इनकी कम्युनिटी है। इनमें से किसी को आप लिंग के आधार पर उनका भेदभाव नहीं कर सकते कि भाई अगर मान लीजिए आप इसमें मान लीजिए आप गे हैं या बाइसेक्सुअल हैं तो सर आप फॉर्म नहीं भर सकते। आप गे हैं बाइसेक्सुअल हैं तो आप मंदिर में नहीं जा सकते, ये नहीं कर सकते सर आप, बिकॉज ये सर इक्वालिटी बिफोर लॉ, नियम बाद में सर, इक्वालिटी पहले। यही 15 में बोला, 15 मतलब 5 चीजें, 15 मतलब 5 चीजें कौन कौन सी? रेस के बारे में, कास्ट के बारे में, क्रीड के बारे में और सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। प्लेस ऑफ बर्थ का मतलब क्या है सर? कास्ट समझ, क्रीड सेक्स समझ गए सर आप अच्छे से? सर बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेक्स का, ये जेंडर और ये आप जेंडर के पास लिख लीजिएगा कि जेंडर इज अ सोशल कंस्ट्रक्ट सर,
सोशल कंस्ट्रक्ट, सोशल मतलब सामाजिक, कंस्ट्रक्ट मतलब बनाया हुआ, सामाजिक संरचना है जेंडर, पर ये क्या है, नेचुरल कंस्ट्रक्ट, सॉरी बायोलॉजिकल कंस्ट्रक्ट या नेचुरल कंस्ट्रक्ट, ठीक है ना। ये आपका प्लेस ऑफ बर्थ, मान लीजिए कोई व्यक्ति बिहार में बनता है, अरे तुम तो बिहारी हो, तुम तो बोल ही नहीं पाओगे अच्छी इंग्लिश, ऐसा नहीं सर, ठीक है। तो प्लेस ऑफ बर्थ, अभी जैसे कोरोना वायरस फैला, तो कोरोना वायरस फैलने की वजह से आपने देखा होगा, शायद वीडियोस में देखा होगा कि जो मेघालय या ये आपका वेस्ट का ये जो है ईस्टर्न, ठीक है ना, जितना भी ये जो ईस्ट का पार्ट है, तो यहाँ पर आप देखो असम साइड में ये सारी चीजें, तो यहाँ पर जो लोग रहते हैं तो उनका जो फेस है वो कहीं नेपाली हो गया, ऐसा जो है, तो लोग वहां के लोगों को, जो लोग दिल्ली में रह रहे हैं ऐसे रह रहे हैं और उनके फेस जो है वो थोड़े से नेपाली ऐसे मिलते हुए हैं, तो सर उनको लोग कोरोना कोरोना बोल के चिढ़ा देते हैं या चाइनीज चाइनीज बोल के चिढ़ा देते हैं। सर ये गलत है, आप क्या कर रहे हैं सर, आप प्लेस ऑफ बर्थ के बिहाफ पे डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं और वो आर्टिकल 15 को प्रोहिबिट करता है, आर्टिकल 15 को रोकता है, तो हमें ये नहीं करना चाहिए। समझ गए होंगे आप। नेक्स्ट बात करते हैं सर, एक मिनट देखो, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट मैं बात करूंगा आर्टिकल 16। सर याद कुछ नहीं करना सर, कैसे याद किया मैंने इसको, पांच मतलब पांच चीजें। सर आर्टिकल 16, आर्टिकल 16 क्या कहता है सर, आर्टिकल 16 मतलब 6 मतलब क्या होता है, सॉरी आर्टिकल 16 मतलब 16 16। सर जब आप रीजनिंग लगाते हो आपको पता है पी का मतलब सर क्या होता है, पी 16 होता है ना, पी क्या होता है सर 16, यानी कि पी मतलब 16 होता है और पी मतलब पब्लिक भी होता है, क्या होता है सर पब्लिक। तो पी का मतलब सर क्या हो गया, पी का मतलब हो गया हमारा कि इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि जो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट है, ठीक है ना, जो रोजगार है उसमें इक्वालिटी से, ठीक है ना, इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट सर, इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, यानी कि पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में हमें क्या करनी सर, इक्वालिटी देनी है, पब्लिक एम्प्लॉयमेंट में इक्वालिटी। ये नहीं करनी सर कि आप लड़के हो तो हम आपको कम काम देंगे, आप लड़के नहीं, इक्वल पे सर, आर्टिकल 41 आपने देखा होगा, 41A इक्वल पे की बात की सर, इक्वल पे इक्वल वर्क, ठीक है, तो वो यहां पर है। फिर सर बात करते हैं आर्टिकल 17 की। 17 सर 17 का मतलब क्या है कि 17 की जब हम बात करेंगे तो ये बात करता है सर अनटचेबिलिटी, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, बात समझिएगा सर, प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, इसका मतलब क्या है सर, प्रोहिबिशन मतलब रोकना या अबॉलिशन आप बोल लीजिए, तो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी मतलब मान लीजिए छुआछूत या हिंदी में बोलते हैं सर इसको अस्पृश्यता, ठीक है, तो अस्पृश्यता से भेदभाव नहीं करना कि भैया आप काले हैं तो हम आपको छुएंगे नहीं, ऐसा नहीं सर, रंग भेद, अपार्थाइड सर, क्या बोलते हैं अपार्थाइड। नेल्सन मंडेला पूरी जिंदगी इसीलिए लड़ते चले गए, ठीक है, कि भाई नीग्रो के खिलाफ लड़ रहे हैं, उनके लिए लड़ रहे हैं सर, रंग विभेदन के लिए नहीं सर, ठीक है, ये क्या है सर, चमड़ी है, ये इससे मतलब नहीं सर, ठीक है, दूसरा समझिए सर अनटचेबिलिटी, तो अनटचेबिलिटी को हमको रोकना है, प्रोहिबिट करना है, ठीक है ना, अनटचेबिलिटी को क्या करना है सर, रोकना है, तो वो चीजें जो बताई गई सर आपके आर्टिकल 17 बनाई गई। फिर हम बात करते हैं आर्टिकल 18। सर बात समझिए, जब आपने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी, जब आपने अनटचेबिलिटी खत्म कर दी कि अस्पृश्यता भैया ठीक है कोई किसी को छू ले कोई दिक्कत नहीं बन रही है, ठीक है, जब आपने खत्म कर दी तब उसके बाद आएगी टाइटल्स की बात, किसकी बात आएगी सर, टाइटल्स की बात, ठीक है ना, तो यहां पर आ जाएगा सर अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, एबोलिशन ऑफ टाइटल्स, यानी कि होता क्या था सर कि जो राजा महाराजा या आपने देखा होगा जितने भी गवर्नर, लॉर्ड मिंटो, ठीक है ना, लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, तो कहने का मतलब लॉर्ड का मतलब क्या होता है सर, भगवान, और ये खुद ही अपनी लिए उपाधि लिए ले रहे हैं लॉर्ड मैकाले, ठीक है ना, जैसे आप जब जाओगे वहां पर मॉडर्न एम्पायर में, ठीक है, तो वहां पर देखो आपकी महाराज धीराज खुद ही उपाधि ले रहे हैं, ठीक है ना, महापद्मानंदा,
तो कहने का मतलब क्या है कि कोई व्यक्ति खुद ही उपाधि लिए ले रहा है, लॉर्ड की, भगवान की उपाधि ले रहा है, तो ये आर्टिकल 18 ने क्या किया, ये जो उपाधियां थी इनको खत्म कर दिया कि भैया ये फर्जी वाली चीज मत करो। तो सर ये बात होगी हमारी आर्टिकल 14 की, सेक्रेटरी 18 रिवाइज करो। आर्टिकल 14 कहता है इक्वालिटी बिफोर लॉ, लॉ पहले, सॉरी इक्वालिटी पहले, लॉ बाद में, ठीक। 5-15 में 5 चीजों के बारे में बात करेंगे। इसका रेस, कास्ट, क्रीड, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ, यानी कि रेस के भी में डिस्क्रिमिनेशन नहीं करना है, कास्ट के भी में नहीं करना है, क्रीड के भी में नहीं करना है, सेक्स के भी में नहीं करना है, और प्लेस ऑफ बर्थ के भी नहीं करना है। 16 क्या है सर? 16 मतलब मैंने बताया, 16 मतलब पी फॉर 16 होता है सर इंग्लिश में। आप जो अल्फाबेट पी होता है वो 16 नंबर पे आता है। तो पब्लिक एम्प्लॉयमेंट जो है उसमें इक्वल है, यानी कि जो इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी, ठीक है सर। 17 की बात करोगे जब आप, तो प्रोहिबिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अनटचेबिलिटी को खत्म करना है। जब अनटचेबिलिटी खत्म हो गई तभी तो सर टाइटल पे आओगे ना, पहले छोटी चीज खत्म करते हैं हम लोग, पहले अनटचेबिलिटी खत्म करेंगे तब टाइटल पे आएंगे। अब हम बात करते हैं सर 19 की। तो ये जो हमारा 14 से लेके सर 14 to 18 जो था हमारा सर, ये था राइट टू इक्वालिटी। अब हम बात करते हैं राइट टू फ्रीडम, ये इक्वालिटी की बात होगी सर। अब हम बात करेंगे राइट टू फ्रीडम। राइट टू फ्रीडम सर ये क्या है? फ्रीडम का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार। हर व्यक्ति को स्वतंत्रता का अधिकार है। बहुत लोगों को तो पता ही नहीं होता हमारे क्या अधिकार है, इसीलिए ये पढ़ना चाहिए सारी चीजें। अब हम बात करते हैं, सबसे पहले हमारा 18 तक हो गया था सर, 19 की बात करते हैं सर। 19 में वैसे देखा जाए तो टोटल 6 आते हैं सर चीज में आर्टिकल, ए से एफ, यानी आप ए से एफ बोल दो, 1 से 6 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं सर। 1 से 6 बोल दो या ए से एफ बोल दो, यानी कि टोटल इसमें ए 19A बी सी डी ई एफ सारी चीज आते हैं। इसमें सबसे पहला मैं डिस्कस करूंगा, खाली वही करूंगा, उसे हम लोग कहते हैं सर फ्रीडम ऑफ स्पीच। फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन। फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच का मतलब होता है सर बोलना, एक्सप्रेशन का मतलब क्या होता है? व्यक्त करना। आपको अपने भाव को, अपने विचारों को बोलना, जैसे आप कुछ बोलना चाहते हैं। देखिए कौन, डेमोक्रेसी का सर मतलब क्या है? डेमोक्रेसी का मतलब क्या है? इफ यू वांट टू पुट योर थिंग्स, इफ यू हैव अ प्रॉब्लम विद द सिस्टम, तो आप क्या है, आप बिल्कुल सर आप आइए, प्रोटेस्ट करिए, लेकिन एक शालीनता से करिए, ठीक है। ऐसा नहीं किसी घर जला दिया, बम फोड़ देना ना। एक मर्यादा है या एक जो लॉ बना है, आप उसमें रह के अपनी बात रखिए, आपकी बात बिल्कुल सुनी जाएगी। जुडिशरी है यहाँ पर, ठीक है। तो आप अपने स्पीच का, फ्रीडम ऑफ स्पीच का उपयोग करें। बोलने का अधिकार है सर आपको किसी के बारे में बोलने, आपको प्राइम मिनिस्टर से दिक्कत, आप उनके बारे में बोलिए, अगर आपकी बात सही मानी जाएगी सर, जुडिशरी है हमारे यहाँ, ठीक है। तो यहां पर जो है आपके पास फ्रीडम ऑफ स्पीच है और एक्सप्रेशन है। एक्सप्रेशन मतलब व्यक्त करना, आप अपने विचारों को बोलिए और व्यक्त करिए, ठीक है। तो ये जो चीजें हैं ये हमारे आती हैं इसमें फ्रीडम ऑफ स्पीच के अंदर। फिर हम बात करते हैं सर आर्टिकल 19 हो गया सर, आर्टिकल 20, आर्टिकल 20 क्या कहता है सर? देखिए 20 मतलब ओ, 20 मतलब ओ मतलब कन्विक्शन, कन्विक्शन। तो सर ये क्या हो जाएगा सर? आर्टिकल 20 में आपका जाएगा प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस। देखिए कैसे याद करेंगे इसको सर? ओ आ गया यहां पर, देखिए यहां पर भी ओ आ गया, ऑफेंसेस, और यहां कन्विक्शन भी, डबल डिमॉर्गन इसमें याद करने के ट्रिक है सर। 20 में क्या है? प्रोटेक्शन इन कन्विक्शन या प्रोटेक्शन अगेंस्ट, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कन्विक्शन एंड ऑफेंस। कन्विक्शन मतलब क्या होता है सर? अपराधी या अपराध किया उसने, यानी कि अपराध और ऑफेंसेस जो अपराध किया हुआ है उसके अगेंस्ट आपको प्रोटेक्शन दिया जाएगा सर। इसका मतलब क्या, थोड़ा समझ लेते हैं। हिंदी और इंग्लिश, मैंने आर्टिकल भले हिंदी में लिख दिया है, मतलब इंग्लिश में लिख दिया है, मतलब तो आपको हिंदी में समझा रहा हूं सर। प्रोटेक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस का मतलब क्या है कि आपका जो गुनाह है या अपराध है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन, क्या ना, उसके अगेंस्ट क्या सर? प्रोटेक्शन। इसका मतलब क्या है? जैसे मान लीजिए आपने कोई अधिकार, कोई आपसे कोई गुनाह हो गया, ठीक है, तो उस कंडीशन में आपको कुछ राइट्स मिलते हैं। आपको क्या मिलते हैं सर?
आपको कुछ राइट्स बनते हैं। जैसे आपको एक गुनाह के लिए सिर्फ उतनी ही सजा दी जाएगी जितनी निर्धारित है। जैसे मान लीजिए आपने किसी की जेब काट ली, ठीक है, या आपने किसी का मान लीजिए पर्स छिना लिया, तो उस जितनी निर्धारित सजा है उतनी ही दी जाएगी, उससे ज्यादा नहीं जाएगी। यही है क्या प्रोडक्शन अगेंस्ट द कन्विक्शन एंड ऑफेंसेस। जितनी निर्धारित उतनी ही दी जाएगी, प्लस किसी भी एक गुनाह के लिए एक से ज्यादा बार सजा नहीं दे सकते। जैसे मान लीजिए आपने किसी की हत्या कर दी, तो उसके लिए एक ही बार अगर आपको फांसी भी हुई तब भी एक ही बार होगी, 6 बार नहीं चढ़ा देंगे आपको। किसी का आपने पॉकेट मारी तो उसके लिए जो पर्टिकुलर सजा है 1 दिन की जेल, 2 दिन की, उतनी ही देंगे और बार बार नहीं दे सकते। एक अपराध के लिए एक बार सजा, और जितनी निर्धारित है उतनी दी जाएगी, ठीक है। तो ये क्या है, ये आपके सर क्या है, ये आपके अधिकार है, आप समझिए। तो ये आ गया आर्टिकल हमारा 20 की। फिर हम बात करते हैं सर आर्टिकल 21। सर बहुत खूबसूरत आर्टिकल 21, ठीक। एक मूवी आई टेबल 21, टेबल नंबर 21 टेबल नंबर मूवी में क्या था सर, एकदम बिल्कुल पैसा रखा एकदम, ठीक है ना, तो वो लोग बढ़िया घूम रहे रिजॉर्ट में। तो 21 में भी कुछ ऐसा ही है सर, लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी की फ्रीडम दी गई सर, फ्रीडम ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी। प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ सर, जिंदगी के प्रोटेक्शन का आपको अधिकार है और आपको आपकी पर्सनल लिबर्टी भी है। सर ये फ्रीडम सारी चल रही है सर, फ्रीडम का मतलब क्या, आजादी, खुद की आजादी, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो पहले हम समझ गए फ्रीडम ऑफ स्पीच के बारे में बात किया। दूसरे में मैंने बात किया अगर आपने कोई गुनाह कर दिया तो उसके लिए उतनी ही सजा मिलेगी, इतनी निर्धारित है, उतनी बार मिलेगी, मतलब एक ही बार मिलेगी, एक से ज्यादा बार नहीं मिल सकती, ठीक है ना। फिर हम बात करते हैं 21 में मैंने बताया कि प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, यानी कि जिंदगी का और पर्सनल लिबर्टी का, यानी कि आपको जो करना है लाइफ में आप करो, आपकी पर्सनल लिबर्टी है सर, कोई आपको रोक टोक नहीं करेगा। तो ये कहता है आर्टिकल 21। सर उसके बाद मैं बात करूंगा आर्टिकल 21A। 21 आया, उसके बाद 21A आया। 21A से पहले बात करने के बाद पहले मैं बात करूंगा आर्टिकल 45। सर आर्टिकल 45 और 21A के बीच का डिफरेंस लोग समझ नहीं पाते हैं, उन्हें लगता है दोनों चीजें एक ही है सर, एक नहीं है, बात समझते हैं। आर्टिकल 45 हमने बताया था डीपीएसपी का पार्ट बताया था। डीपीएसपी हमारा आता है सर 36 से 51। डीपीएसपी यानी डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट एंड पॉलिसी, राज्य की नीति निर्देशक तत्व, जो कि 36 से हमारे कहा आते हैं, 51 आते हैं, ठीक है। तो उसी के बीच में सर ये आ गया, यानी कि ये किसका पार्ट है, डीपीएसपी का पार्ट है, ठीक है, ये डीपीएसपी का पार्ट है। डीपीएसपी का पार्ट मतलब क्या हुआ कि राज्य वो चीजें करेगी आपके लिए, स्कूल बनवाएगी। फंडामेंटल राइट का पार्ट मतलब क्या हुआ कि ये चीजें आपको करनी है, आपका अधिकार है, मतलब करो चाहे ना करो, आपका अधिकार है वो, ठीक है, वो आपका अधिकार है। आर्टिकल 45 में कहा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि जो बच्चा का छोटा है उसकी केयर करो, और 6 से 14 जो साल के बच्चे हैं, यहाँ पे क्या कहा गया, यहाँ बात की थी इसकी अर्ली चाइल्डहुड केयर, अर्ली चाइल्डहुड केयर की बात की। और क्या बात की, अर्ली चाइल्डहुड केयर के बारे में बात की। उसके बाद बात की कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं, ठीक है ना, 6 से 14 साल के जो चाइल्ड हैं, चिल्ड्रन हैं जो, उनको क्या किया जाए सर, उनको एजुकेशन दी जाए। बात समझिएगा सर। इसमें क्या है 45 में कहा गया कि अर्ली चाइल्डहुड केयर यानी कि जो बच्चा छोटा है उसकी केयर करो, और 6 से 14 जो साल का जो बच्चा है उसकी एजुकेशन कराओ, यानी उसकी एजुकेशन में ध्यान दो, उसको पढ़ाओ लिखो। लेकिन ये जो काम था ये स्टेट का था, ठीक, ये इंसान से कोई मतलब नहीं उसका, पर्टिकुलर किसी आदमी से। लेकिन हुआ क्या सर, 21A में क्या किया गया सर, 2000 में एक अमेंडमेंट हुआ। अमेंडमेंट के बारे में बताएंगे सर, बहुत प्यारा कॉन्सेप्ट अमेंडमेंट का। अमेंडमेंट मतलब संविधान में बदलाव। जब तक आपकी जिंदगी में बदलाव नहीं होगा सुधार नहीं हो सकता सर, और अगर आप बदलाव करना ही नहीं चाहते तो जिंदगी खत्म हो जाएगी आपकी। जिन चीजों में थोड़ा चेंज नहीं हुआ वो चीजें खत्म हो जाती हैं। तो इसीलिए आर्टिकल में
हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें पहले से एक आर्टिकल दे दिया गया, आर्टिकल 368। आर्टिकल 368 के अंदर कह दिया गया कि संविधान में बदलाव करने का हमें अधिकार है। ठीक है, हमारा संविधान बना था 26 जनवरी 1950 में संविधान बन गया था, और 1950 में संविधान बना, 1951 में हमारा पहला संशोधन हो गया, यानी कि अमेंडमेंट हो गया। और अमेंडमेंट आता किसके अंतर्गत है? आर्टिकल 368 के अंतर्गत। तो पहला जो हमारा संशोधन हुआ वो हमारा 1951 में हुआ। कुल आज तक संशोधन कितने हो चुके हैं सर? 104 हो चुके हैं। 104वां संशोधन कब हुआ? 2019 में हुआ। कौन सा हुआ सर? प्रेसिडेंट, राष्ट्रपति 2 सदस्यों को मनोनीत करता है, चुनता है, जो एंग्लो इंडियन होते हैं लोकसभा के लिए, ठीक, और 12 चुनता है राज्यसभा के लिए। लेकिन 104 जो 104th अमेंडमेंट था उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ 2019 में, जो लास्ट में हुआ दिसंबर में, तो उसके अकॉर्डिंग क्या हुआ, वो जो 2 सदस्य एंग्लो इंडियन थे उनका पद खत्म कर दिया गया। अब सिर्फ राष्ट्रपति 12 सदस्यों को मनोनीत करेगा, नॉमिनेट करेगा, जो कि राज्यसभा के, लोकसभा के लिए वो काम खत्म हो गया। तो ये था 104th अमेंडमेंट। तो अमेंडमेंट का जो सिस्टम है सर बहुत जरूरी है, जहां बदलाव होगा वही चीज, चेंज इज द लॉ ऑफ नेचर। तो मैंने कहा सर कि ये तो यहां पर था, हुआ क्या, 2001 अमेंडमेंट हुआ। कौन सा अमेंडमेंट? मैंने कहा कि अमेंडमेंट बहुत सारे हुए हैं, टोटल 104 अमेंडमेंट हुए हैं अभी तक, ठीक है ना। 104 को बता दिया मैंने कौन सा था। तो 86 नंबर पे जो अमेंडमेंट था, और वो कब हुआ था सर? 2002 में। 86 अमेंडमेंट 2002, उसमें क्या हुआ सर, 21A में जो ये वाला जो चीज थी, यानी कि 6 से 14 तक के बच्चों को एजुकेशन और अर्ली चाइल्डहुड केयर, इसको हमने बना दिया सर फंडामेंटल राइट। क्या बना दिया सर? फंडामेंटल राइट। यानी कि 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनका शिक्षा का अधिकार है। इसको क्या कहते हैं सर? राइट टू एजुकेशन, RTE, राइट टू एजुकेशन। राइट टू एजुकेशन का मतलब क्या है? 6 से 14 साल तक के जो बच्चे हैं उनका ये अधिकार है उनको पढ़ना, ठीक है। अब ऐसा नहीं कह सकते कि माँ बाप ने नहीं पढ़ाएंगे, नहीं सर, उनका अधिकार है सर, पढ़ाना पड़ेगा आपको। अगर वो कहेंगे तो पढ़ाना पड़ेगा, बिल्कुल पढ़ाना पड़ेगा आपको। तो वो जो पढ़ाना पड़ेगा आपको, ये किसमें अंतर्गत आ रहा है सर? ये आ रहा है RTE के अंतर्गत। और इसको अभी तक क्या था, 45 में क्या था, ये फंडामेंटल राइट नहीं था, लेकिन यहां पर ये क्या हो गया सर? ये फंडामेंटल राइट बन गया, ठीक है। आगे बात करते हैं। देखिए, हमने बात करी 21A तक की, ठीक है। देखिए, उसके बाद बात करते हैं 22 की। 22 क्या कह रहा है सर? प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन। सर आर्टिकल जो भी बताया मैंने, आर्टिकल 20 और 22 काफी हद तक सिमिलर है, लेकिन लोग कंफ्यूजन, सिमिलर तो नहीं है पर लोग कंफ्यूज हो जाते हैं इसमें, इसका मतलब क्या है। मैं आपको मतलब बताता हूं। आर्टिकल 20 में मैंने बताया 3 चीजों के बारे में। पहली चीज कि आपको अगर आपने गुनाह किया है तो आपको उतनी ही सजा मिलेगी जितनी निर्धारित है, ठीक। प्लस एक जुर्म के लिए आपको एक ही बार सजा मिलेगी, 4 बार नहीं मिल सकती। जितनी निर्धारित है उतनी मिलेगी, और एक बार मिलेगी जितनी निर्धारित है, ठीक है। 22 में क्या गया सर? आर्टिकल 22 में कहा गया प्रोटेक्शन अगेंस्ट द अरेस्ट एंड डिटेंशन। इसका मतलब क्या है? मान लीजिए आपको किसी जुर्म के लिए पुलिस वाले उठा के ले गए। पहले आपने सुना होगा रोलेट एक्ट, हिस्ट्री में पढ़ा होगा रोलेट एक्ट, काला कानून। काला कानून में क्या होता था कि पुलिस वाले आते थे और आदमी उठा के ले आते थे, ठीक है ना। उसमें नो FIR कुछ नहीं होता था उसमें, ठीक है ना, बस उठा के जहां मन किया ले गए उनको। तो उसे क्या बोलते सर? उसे हम लोग बोलते थे, एक सेकंड सर, ठीक है। तो उसे हम क्या बोलते थे सर? उसे हम लोग बोलते थे काला कानून। तो इसमें जो हम कह सकते हैं जो काला कानून था वो खत्म हो गया, यहां पर समझ सकते हो आप। प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन, अगर मान लीजिए आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया या डिटेन कर लिया, डिटेन का मतलब होता है पकड़ लेना। तो अगर आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया है, पकड़ लिया है, तो उस कंडीशन में क्या है सर? अगर आपको किसी ने अरेस्ट कर लिया, डिटेन कर लिया है, तो आपके कुछ अधिकार होते हैं।
और आप उसका यूज कर सकते हैं और उस समय, ठीक है। क्या अधिकार होते हैं आपके पास? मान लीजिए रात को आपको पुलिस उठा के ले गई, तो आपके पास कुछ अधिकार है, 3-4 अधिकार है, 4-5 है, उसके बारे में हम बात करेंगे। जैसे पुलिस उठा के ले गई, सबसे पहले आपका अधिकार क्या है कि आपका अधिकार है कि आप अपने जो सलाहकार है, आप अपना जो सलाहकार है, पहले तो आपको रीजन बताइए उठाने का, पुलिस की भैया क्यों उठा ले रहे हो हमको, क्या दिक्कत बन गई तुम्हें, क्या हमने अपराध किया है। अगर वो नहीं बताते हैं मान लीजिए, तो आपको ये अधिकार है कि आप अपने एडवोकेट से बात कर सकते हैं, उससे सलाह ले सकते हैं, लीगल एडवाइस ले सकते हैं, ठीक, ये बात कर सकते हैं। दूसरा, पुलिस वालों को 24 घंटे के अंतर्गत आपको किसी ना किसी कोर्ट के सामने, जज के सामने, मजिस्ट्रेट के सामने पेश करना पड़ेगा, ठीक है ना। 24 आवर आपको वो पेश करना पड़ेगा। वो आपको बिना वजह पीट नहीं सकते, आपको उन्हें वजह बतानी उन्हें आपको वजह बतानी पड़ेगी कि क्या दिक्कत बन गई जो हम आपको उठा रहे हैं, मतलब आपको अरेस्ट कर रहे हैं। तो ये यहां पर राइट मिलता है हमको अरेस्ट एंड डिटेंशन के केस में। फिर हम बात करते हैं सर, E22 हमारा खत्म हो गया, ठीक है। अब हम आते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। हमारा राइट टू फ्रीडम क्या हो गया सर? खत्म। राइट टू फ्रीडम कहां से कहां तक चला सर? जो राइट टू फ्रीडम था ये हमारा 19 से लेके 22 तक चला। कहां से लेके चला? 19 से लेके 22 तक चला। 19 में कितने थे? 19 में 6 थे, राइट, मैंने पहला से डिस्कस किया था। अब हम बात करते हैं राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन। राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, ये कैसा? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब क्या होता है सर? एक्सप्लॉयटेशन का मतलब होता है सर शोषण। आप किसी का शोषण नहीं कर सकते सर, आप किसी का शोषण नहीं कर सकते। शोषण मतलब उसका एक्सप्लॉयटेशन नहीं कर सकते आप, ठीक है, जबरदस्ती काम नहीं कर सकते। तो उसके लिए एक आर्टिकल बना दिया सर, आर्टिकल 23, आर्टिकल 23, ठीक है ना। ऐसे बात करेंगे देखो, 23, तो 23 मतलब कि 3 ट्रैफिकिंग, इसके बारे में बात करेगा सर ये ट्रैफिकिंग। देखिए, चीजों की खरीद फरोख्त हम लोग करते हैं, लेकिन देश में कह दिया सर चीजों की खरीद फरोख्त करो, इंसानों की नहीं। ह्यूमन ट्रैफिकिंग को सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग, जो ह्यूमन ट्रैफिकिंग में इंसानों की खरीद फरोख्त है उसको खत्म कर दिया गया कि प्रोहिबिशन ऑफ या एबोलिशन ऑफ द ह्यूमन ट्रैफिकिंग। बात समझिए सर, ह्यूमन ट्रैफिकिंग एंड फोर्स्ड लेबर। ठीक है, आपको किसी से ह्यूमन ट्रैफिकिंग नहीं करना सकते, फोर्स्ड लेबर, यानी कि फोर्स्ड लेबर का मतलब क्या? जबरदस्ती काम नहीं करा सकते, अगर वो नहीं करना चाहता आप नहीं करा सकते। तो ये आर्टिकल 23 में गई। ह्यूमन ट्रैफिकिंग की बात करने के लिए कि सर ह्यूमन ट्रैफिकिंग का मतलब क्या होता है सर? देखिए, एक होता है ट्रैफिक, वो अलग है, वो ट्रैफिक जैम है। ये ट्रैफिकिंग का मतलब होता है खरीद फरोख्त, इंसानों की खरीद फरोख्त। मान लो किसी को खरीद लाया, जैसे पहले आजकल सर्वेंट्स मिलते हैं, ठीक है, पहले स्लेव्स मिलते थे, स्लेव्स को खरीद लिया जाता था, दास बोलते हैं उनको। अब आजकल सर्वेंट मिलते हैं, ठीक है, लोग उनको मारते थे, स्लेव्स को पीटते थे, काम भी करवाते थे, खाना भी नहीं देते थे, वो स्लेव्स थे, आज सर्वेंट है, ठीक है। तो ये और स्लेव्स और सर्वेंट में क्या डिफरेंस है? जो सर्वेंट है उसको आप पैसा दोगे, सब कुछ दोगे, फिर भी वो नहीं काम करेगा, और स्लेव कुछ भी ना दो, उसको मारो पीटो तभी वो काम करेगा, ठीक, वो चीज हो गई चीजें। तो ये ह्यूमन ट्रैफिकिंग को अलाउ नहीं किया इसमें। आर्टिकल 24 की मैं बात करूंगा, देखिए 24 मतलब बच्चा जा रहा है 24 नंबर फैक्ट्री में, किसमें? कोई बच्चा छोटा है वो 24 नंबर फैक्ट्री में जा रहा है, ठीक। तो इसका मतलब क्या हो गया? एम्प्लॉयमेंट ऑफ द चिल्ड्रन इन द हैजार्डियस फैक्ट्रीज। जो हैजार्डियस फैक्ट्रीज हैं, खतरनाक फैक्ट्रीज हैं, वहां छोटे बच्चों का चाइल्ड लेबर को क्या किया सर? अबॉलिश कर दिया, ठीक है। तो यहां पर जाएगा प्रोटेक्शन अगेंस्ट चाइल्ड लेबर, ठीक, इन फैक्ट्रीज। यानी कि जो चाइल्ड लेबर है, फैक्ट्रीज में चाइल्ड लेबर हो रहा है, उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन। मतलब क्या आज क्या हो रहा है? प्रोटेक्शन अगेंस्ट द चाइल्ड लेबर, जो चाइल्ड लेबर है उसके अगेंस्ट प्रोटेक्शन दिया गया फैक्ट्रीज में। यानी छोटे बच्चों को आप बाल मजदूरी में नहीं लगाओगे, और वो भी कौन सी बाल मजदूरी में? मान लो, ठीक है, आपने देखा होगा ढाबे में छोटे बच्चे काम करते रहते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज में आपने लगा दिया बच्चों को, चाइल्ड लेबर करवा रहे हो बहुत ज्यादा, ये ऐसा नहीं करोगे।
तो ये असर हमारा हो गया कितना 24 तक। आगे बात करते हैं। चौबीस के बाद सर 25 में चेंज हो गई चीजें सर। 25 में चीजें फिर से चेंज हो गई। यहां पर आ जाएगा राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ठीक, ये आएगा आपका आर्टिकल 25 से 28। पहले आर्टिकल बात करते हैं इसके 25 की। 25 में क्या कहा गया सर? 25 में कहा गया प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन। आपको पता ही है कि हमारा जो कंट्री है इंडिया, वो एक सेक्युलर कंट्री है। सेक्युलर का मतलब धर्मनिरपेक्ष राज्य। आप घर में 5 लोग रहते हो, आप कोई मान लीजिए 5 लोग रहते हो, तो एक हिंदू की कर रहा, एक मुस्लिम की कर रहा, इस्लाम की कर रहा, एक क्रिश्चियन की कर रहा, एक ज्यूस की कर रहा। तो यानी कि आप अलग अलग धर्मों को, भाई वी हैव 33 करोड़ गॉड एंड गॉडेस, सो वी कैन वर्शिप द गॉड एंड गॉडेस ऑफ आवर ओन व्हाटएवर वी वांट टू वर्शिप। हम किसी की भी कर सकते हैं पूजा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बहुत सारे हैं हमारे यहाँ। तो प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आप किसी भी रिलीजन का प्रोपोगेशन कर सकते हो। सर रिलीजन के प्रोपोगेशन करने में बड़ा फायदा है कि आपको टैक्स नहीं पड़ता। अभी मैं उसके बारे में बात बताऊंगा, बहुत अच्छी सारी चीजें हैं। तो रिलीजन ऑफ प्रोपोगेशन, ठीक है ना, तो आपको क्या करना है? प्रोपोगेशन का मतलब होता है प्रचार प्रसार। तो आपको रिलीजन यानी धर्म का क्या करना है? प्रचार और प्रसार करना है। उसके बाद लिखा हुआ है आर्टिकल 26। जब आपने रिलीजन का प्रोपोगेशन कर दिया, प्रोपोगेशन करोगे तो उसके बाद जब प्रचार जब इसका मतलब क्या हो गया? प्रचार प्रसार। जब आप प्रचार प्रसार कर दोगे तो लोग आएंगे आपके पास। मान लीजिए आपने कहीं बहुत सारा ऐड करवा दिया, जब आपने बहुत सारा ऐड करवा दिया तो आपके पास लोग आएंगे, तो अब आप उनको बैठाओ कहीं पे। तो दूसरा 26 आर्टिकल आता है, वो बोलता है मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स, बात समझिएगा सर? कैसे याद करना है इसको? 25 में कहा गया कि प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन, आप रिलीजन का प्रोपोगेशन करो, खूब प्रचार प्रसार करो अपने धर्म का। लेकिन जब धर्म का प्रचार किया तो लोग आएंगे आपसे मिलने। अब आपसे मिलने लोग आ रहे हैं तो कहीं ना कहीं तो बैठाओगे आप उनको। तो उस टाइम पे जो आर्टिकल 26 बना वो बोल रहा है मैनेज ऑफ रिलीजियस अफेयर्स। ठीक, अब हम बात करते हैं, जब आपने रिलीजियस अफेयर्स को मैनेज कर लिया, भैया आप अच्छे से मैनेज कर लिए गए, गवर्नमेंट ने देखा बंदा काम कर रहा है, तो गवर्नमेंट ने कहा चलो ठीक है, तुम टैक्स मत देना। जितने भी लोग धर्म के प्रचार करते हैं, किसी भी अगर आप पर्टिकुलर धर्म का प्रचार या प्रसार कर रहे हो, तो आपको टैक्स देने की जरूरत नहीं है उस कार्य के लिए, या उससे जो रेवेन्यू मिल रहा है। तो जो आर्टिकल 27 जो आता है, 27 आर्टिकल क्या कहता है? रिबेट ऑफ टैक्स। रिबेट ऑफ टैक्स यानी कि अगर आप रिलीजन का कोई काम कर रहे हो, यानी रिलीजियस एक्टिविटी में इन्वॉल्व हो, तो टैक्स रिडीम हो जाएगा, आपका कम हो जाएगा। ऐसा मानिए आपको टैक्स नहीं देना पड़ेगा। जितने बाबा लोग होते हैं ये टैक्स नहीं देते, ठीक है। या मान लीजिए कोई एक आश्रम चल रहा है, तो वो एक किसी पर्टिकुलर रिलीजन को प्रमोट कर रहा है, तो उसके बिहाफ पे आपको टैक्स नहीं पड़ेगा। फिर हम बात करते हैं सर, जब टैक्स नहीं पड़ा, बात समझिएगा सर, जब आपका टैक्स नहीं पड़ा तो अब आप भैया एकदम फ्री हो गए, तो आपने बोला हम और करेंगे प्रचार प्रसार। अब आप क्या कर रहे हो? जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वहां पर भी जा रहे हो और वहां पर भी प्रचार प्रसार कर रहे हो। तो आर्टिकल जो है 28 क्या कहता है? प्रोपोगेशन ऑफ रिलीजन इन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। यानी कि अगर आप चाहो तो किसी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट में जाओ ऑफ इट्स ओन रिलीजन। मान लीजिए आप अगर क्रिश्चियन, तो और आप क्रिश्चियनिटी को आप उसको प्रोपगेट कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आप किसी भी चर्च में जाके वहां पर आप एजुकेशनल सेमिनार लगाओ, रिलीजियस सेमिनार लगाओ, कोई दिक्कत नहीं है सर, ठीक है। तो सर ये बात हो गई हमारी कहां तक? आर्टिकल नंबर 28 तक। अब मैं बात करूंगा लास्ट के 2 आर्टिकल की। 4 आर्टिकल बचे हैं और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, देखिए। अब मैं बात करूंगा राइट ऑफ माइनॉरिटीज। राइट ऑफ माइनॉरिटीज, ठीक। इसमें आपका आर्टिकल आ जाएगा सर, आर्टिकल 29 आ जाएगा, और उसके बाद आर्टिकल आएगा सर 30
ठीक है सर। माइनॉरिटी का मतलब क्या होता है? माइनॉरिटी मतलब वो चीजें या वो उनकी हम बात कर रहे हैं जो लोग संख्या में कम है, माइनॉरिटी कहते हैं उसको। तो 29 में कह रहा है सर, बड़ा अच्छा एक कॉन्सेप्ट है। 29 में कहता है प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। सर ये पॉइंट आपने पढ़ा तो बहुत होगा, लेकिन आज मैं जिस हिसाब से उसको समझाऊंगा आप इसको समझिए। सर आपने देखा होगा हमें करना क्या है, देखिए प्रोटेक्शन ऑफ लैंग्वेज, स्क्रिप्ट और माइनॉरिटीज, तीन चीजों को बचानी है। माइनॉरिटीज की तीन चीजों को हमें बचाना है। जैसे मैं बात करूं, अगर आपने देखा होगा आपके आसपास कई लोग दिवाली आने पर छोटे छोटे दिए बनाते हैं, ठीक है। क्या ये बताइए वो जो दिए हैं वो फैक्ट्रियां बना सकती हैं? नहीं बना सकती। हर कोई वो दिए बना सकता है? नहीं बना सकता। पॉटरीज बनती हैं, कुल्हड़ बनते हैं, ठीक है, और घड़े बनते हैं, तो क्या हर कोई बना सकता है सर? नहीं। कुम्हार बनाता है या माइनॉरिटीज बनाती है। और मैं अगर बात करूं तो आपको पता होगा जैसे बिहार में मधुबनी पेंटिंग, बिहार की मधुबनी पेंटिंग बहुत अच्छी है, बहुत फेमस है। तो क्या मधुबनी पेंटिंग हर व्यक्ति बना सकता है? नहीं, वहीं के लोग बना सकते हैं। तो कहने का मतलब क्या है, हमें उनकी जो आर्ट है, उनका जो कल्चर है, ठीक है, आर्ट भी इसमें ऐड कर दीजिए, लैंग्वेज, स्क्रिप्ट, आर्ट एंड कल्चर, हमें जो उनकी आर्ट और कल्चर है उसको बचाना है। अगर मान लीजिए मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले सारे लोग चले गए या खत्म हो गए, तो क्या वो कला बच पाएगी? नहीं बच पाएगी सर। कुल्हड़ बनाने वाले लोगों को आपने भगा दिया सर, एलईडी लाइट लगा दो आप, तो क्या वो कला बच पाएगी? नहीं। तो माइनॉरिटी का जो कल्चर है अगर वो खत्म हो गया तो माइनॉरिटी खत्म हो जाएगी सर। इसीलिए बोला गया 29 में क्या, प्रोटेक्शन ऑफ द लैंग्वेज, स्क्रिप्ट एंड आर्ट एंड कल्चर ऑफ माइनॉरिटीज। बात समझ गए होंगे आप कि मधुबनी पेंटिंग बनाने वाले लोग अगर चले गए, पश्मीना शॉल बनाने वाले लोग अगर चले गए सर, तो कहां से लोगे पश्मीना शॉल? तो हमें उनकी जो कल्चर, और हम लोग बना नहीं सकते, हर व्यक्ति नहीं कर सकता सर। जिस व्यक्ति का जो काम है उसको वही भाई तो वही कर सकता है, ठीक है। तो अगर वो चला गया तो दिक्कत बन जाएगी। तो इसीलिए हमें क्या करना है, हमें जो लोग माइनॉरिटीज में है या जो चीजें माइनॉरिटीज में है उनको प्रोटेक्ट करना है, उसकी उनकी लैंग्वेज को, उनकी भाषा को प्रोटेक्ट करना है, स्क्रिप्ट जो चीजें लिखी है, आर्ट को, उनके कल्चर को, ठीक है। जैसे हम लोग असम के लोगों को बहुत ज्यादा तवज्जो देते हैं या बहुत ज्यादा उनको प्रिविलेजेस बोलते हैं, दिए गए हैं, किस बिहाफ पे कि वहां माइनॉरिटीज है, वहां का सारा कल्चर खत्म हो रहा है, सारे रिफ्यूजी अंदर आ रहे हैं, रोहिंग्या रिफ्यूजी XYZ कोई भी हो, वहां कल्चर पूरा खत्म हो रहा है, पूरा मिक्स्ड कल्चर हो गया वहां पर, ठीक है, जितने भी इधर साइड में है आपका। तो इन सब चीजों को बचाने के लिए हमें माइनॉरिटीज को बचाना है तो उनको प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। और यही काम हम लोग जानवरों के साथ भी करते हैं। जानवरों को आपको बचाना है, ठीक है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, हम लोग रेड डेटा बुक बना रहे हैं और कितनी बुकें बना रहे हैं कि भाई इनको बचाओ, हाथी को बचाओ, है ना, टाइगर को बचाओ। बात समझ रहे? जब आपने माइनॉरिटी को बचा लिया तो बचाओगे कैसे सर? एस्टैब्लिशमेंट ऑफ द एजुकेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटीज, एस्टैब्लिशमेंट ऑफ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एजुकेशनल कल्चरल इंस्टीट्यूट ऑफ माइनॉरिटीज। हमें क्या करना है सर, जो माइनॉरिटीज हैं उनके जो स्कूल है, कौन सा एजुकेशनल इंस्टीट्यूट या जो कल्चरल इंस्टीट्यूट है, उनको हमें क्या करना है सर, उनको स्टैब्लिश करना है, ठीक है, उनको स्टैब्लिश करना है। तो ये जो आर्टिकल हो गया हमारा 30 हो गया। अब दो आर्टिकल बचे हैं सर, 31 और 32। थोड़ी सी इसके बारे में बात कर लें। 32 को मैंने 32 के लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा। 31 क्या कहता है सर? 31 कहता है कि राइट टू एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी, यानी कि संपत्ति का अधिकार। पहले ये फंडामेंटल राइट था, संपत्ति का अधिकार जो था पहले फंडामेंटल राइट था। हुआ क्या सर, 44th अमेंडमेंट हुआ 1978 में। 44th अमेंडमेंट भाई संविधान संशोधन 1978 में, उसमें क्या हुआ कि ये जो 31 नंबर पे आर्टिकल लिखा था, एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी इज अ फंडामेंटल राइट, मूलभूत अधिकार है, इसको हटा दिया गया यहाँ से।
जैसे मैंने अभी पिछले बताया आर्टिकल 45, 6 से 14 साल के बच्चों को एजुकेशन, उसको 45 से उठा के कहा रख दिया गया सर 21A में, फंडामेंटल राइट में। उसी तरह इसको यहां से हटा दिया फंडामेंटल राइट से 78 में, ठीक है, और इसको कहां रख दिया, इसको रख दिया सर 300A में। और ये फंडामेंटल राइट ना रह के अब ये क्या बन गया सर, ये एक लीगल राइट बन गया। आज के टाइम पे एक्विजिशन ऑफ प्रॉपर्टी यानी कि जमीन का अधिग्रहण, जो आप अधिग्रहण नहीं मतलब जो खरीद रहे हो, तो वो जो राइट है वो लीगल राइट है, वो आपका मौलिक कर्तव्य नहीं है, वो आपका संवैधानिक मौलिक अधिकार नहीं है, वो संवैधानिक अधिकार लीगल राइट है, ठीक है। आर्टिकल 32 सर, आर्टिकल जो 32 है वो रेमेडीज के बारे में बात करता है। रेमेडीज का मतलब क्या होता है कि संविधान में संशोधन, मतलब किस चीज के बारे में क्या हो सकता है आपके लिए, फंडामेंटल राइट के लिए। जैसे मान लीजिए आपका कोई फंडामेंटल राइट है, संवैधानिक अधिकार, मूलभूत अधिकार जो है आपका, वो वायलेट हो रहा है, वो क्या हो रहा है, उसकी अवहेलना हो रही है, तो उस कंडीशन में आप इसकी हेल्प ले सकते हैं। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को सर क्या कहा, ये क्वेश्चन आ जाता है कि भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा, या फिर किस व्यक्ति ने आर्टिकल 32 को क्या कहा, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। क्या कहा सर, हार्ट एंड सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। भीमराव अम्बेडकर, ये किसने कहा सर, भीमराव अम्बेडकर, राजा आदमी सर एकदम। भीमराव अम्बेडकर ने आर्टिकल 32 को क्या कहा, संविधान की मूल आत्मा था, ठीक है। देखिए, हार्ट एंड सोल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मूल आत्मा, संविधान की मूल, संविधान का दिल और उसकी आत्मा, ये आर्टिकल 32 को कहा। तो आई होप आपने ये सेशन काफी एंजॉय किया होगा। अगर सच में आपको वीडियो पसंद आई है और उसके पहले भी वीडियो पसंद आई है तो अपने फ्रेंड्स के साथ इसको स्प्रेड करिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आर्टिकल 32 को भी एक्सप्लेन करूंगा विद माय ओन लैंग्वेज, और जैसा जो मेरा तरीका है शायद आपको पसंद आ रहा होगा। तो अगर पसंद आ रहा है प्लीज शेयर करिए और चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और लोगों के साथ शेयर करिए, और आपको पॉलिटिक्स की वीडियो ऐसे ही मिलती रहेंगी। आई होप यू आर enjoying my method. So stay with me. This is Mohit Tiwari sir, Vocab Wizard, and stay with me. Thank you. Jai Hind.